Hello, one and all present here. You are all welcome to India at Glance. This is दीपक सांगवान एंड आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे. सो बेसिकली आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली आर्टिकल 2 कहता है कि भारत गणराज्य में अगर किसी भी नए स्टेट का इंट्रोडक्शन करना है, उसका एडमिशन करना है या उसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है तो वो सारा आर्टिकल 2 के अंडर होगा. और इसका स्टेटमेंट कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. सो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझने को मिलती है कि आर्टिकल 2 के अंडर एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो करने की जो टोटल अथॉरिटी है या जो सोर्स ऑफ पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर रिसाइड करेगी. इसको बेटर समझने के लिए हम सिक्किम का एग्जांपल ले लेते हैं. बेसिकली जब हम सिक्किम को देखते हैं तो 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था. सिक्किम एक हेरिडिटरी मोनार्क था, एक राजवंश के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा था. राजवंश चोग्याल राजवंश के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा था. 1950 में एक डिसीज़न लिया गया कि सिक्किम को एक प्रोटेक्ट्रेट बना दिया जाए भारत का, और एक डेट थी 5 दिसंबर 1950. प्रोटेक्ट्रेट का मतलब क्या होता है? Protectorate is a political entity that formally agrees by treaty to enter into relationship with another, a stronger state protector, which agrees to protect it diplomatically or militarily against third parties. Basically protectorate का मतलब होता है कि दो political entities हैं, एक comparatively stronger political entity है, दूसरी weaker entity है. In this case सिक्किम was a weaker entity और इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन जाती है. तो सिक्किम को प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इंडिया कहा गया. प्रोटेक्ट्रेट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट के थ्रू एक जो बिगर पॉलिटिकल यूनिट है, इन दिस केस इट इज़ इंडिया, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सिक्किम को प्रोटेक्ट करे. किस फॉर्मेट में? डिप्लोमेटिक या फिर मिलिट्रीली, दोनों ही फॉर्मेट्स में जो इंडिया है वो सिक्किम की प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट थर्ड पार्टी एक्शंस. यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब 1947 तक या 1950 तक भी एक चोग्याल वंश के थ्रू उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था और उसको सिक्किम के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, तो अब 1950 में ऐसा क्या हो गया? इसके दो रीज़न्स निकल के आते हैं. पहला रीज़न तो ये है कि 1947 तक इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था. वहाँ पर पहले ही एक ब्रिटिश रूल लागू हो चुका था, ब्रिटिश रूल चल रहा था. तो वहाँ एक प्रोटेक्टर बनना या प्रोटेक्ट्रेट उस एरिया का किसी अदर लैंडमास को बनाना पॉसिबल नहीं था. और दूसरा रीज़न ये है कि 1947 में सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, उसका डिवीज़न भी हुआ. डिवीज़न के बेसिस रिलीजियस थे, तो इंडिया को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया टेक्निकली. तो इंडिया को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया. एक तो बना भारत, दूसरा बना वेस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और तीसरा हिस्सा बना ईस्ट पाकिस्तान जो आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. इस डिवीज़न से सिक्किम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? इस डिवीज़न का इम्पैक्ट ये था कि चूँकि डिवीज़न के बेसिस रिलीजियस थे, तो यहाँ पर जो डिवाइड हुई कंट्रीज़ 3 पार्ट में डिवाइड हुई, उनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था. आइडियोलॉजिकल वॉर के बेसिस रिलीजियस भी थे, और दूसरा एक जो रीज़न था वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं उसको हम. तो वो दोनों अपनी अपनी टेरिटरीज़ को, या तीनों अपनी अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना चाह रही थी. अब सिक्किम की आप अगर जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो सिक्किम जो है वो एक बहुत छोटा सा स्टेट है, और वो प्रेशराइज हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया का जो आइडियोलॉजिकल वॉर था, जो एक्सपांशन ऑफ टेरिटरीज़ का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था, उससे सिक्किम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था.
तो चोग्याल वंश ने 5 दिसंबर 1950 को एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया कि हमारी प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो अब से इंडिया की होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस रिलेटेड काम होगा वो चोग्याल वंश के थ्रू ही होगा, उसमें इंडिया का कोई इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन नहीं होगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिक्किम एसोसिएट स्टेट। तो स्प्रिंग ऑफ 1973 में एक जन आंदोलन शुरू हो गया चोग्याल वंश के खिलाफ, और इसमें जो पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम है उसकी ये डिमांड रही कि भाई हमें एक मोनार्कियल फॉर्म से हटके एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में आना है, कि यहाँ का जो गवर्नेंस हो वो यहाँ की पॉपुलेशन के अंडर ही रहे। तो एक डेमोक्रेसी की जो चाहत थी वो सिक्किम की पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर इलेक्शंस करवाए गए तो 2 पार्टीज निकल के आई। पहली तो एक जो प्रीवियसली वहाँ जिसका गवर्नेंस चल रहा था चोग्याल वंश का, तो एक तो वो पार्टी फॉर्म हुई। दूसरी पार्टी जो इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसने भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और अल्टीमेटली जो कांग्रेस पार्टी है वो ये इलेक्शन जीत जाती है। अब अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई है तो टोटल गवर्नेंस कंट्रोल जो होगा वो सारा कांग्रेस पार्टी, या फिर मोर टेक्निकली अगर बोला जाए तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसके अंडर में आएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 यही कह रहा है कि चोग्याल वंश जो था उसको एक नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। चोग्याल वंश को नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि राजा महाराजाओं का राज रहता है, तो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए राजा के तौर पे चोग्याल वंश के लोग ही राज करेंगे, लेकिन इनके पास किसी भी तरह की गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसके पास होंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वहाँ की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, इन दिस केस कांग्रेस पार्टी की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, तो सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस की जो पावर्स हैं वो सारी कांग्रेस पार्टी या फिर वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। इसका एक और लाइव एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे किंग एंड क्वीन रूल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पर जो ट्रेडिशन है कि राजा महाराजाओं का रूल होगा, जैसे क्वीन रूल चलता है, तो ये वहाँ का एक ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, और वहाँ की जो किंग और क्वीन है उसको नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। नाम मात्र का सिर्फ राजा है या रानी है, लेकिन वहाँ की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस होगी वो वहाँ की पार्लियामेंट के अंडर रिसाइड करती है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। उसी साल 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974, तो 35वां संविधान संशोधन किया गया, और 35वें संविधान संशोधन में कहा गया कि आर्टिकल 2 जो है उसके अंडर एक क्लॉज डाला जाएगा, आर्टिकल 2 कैपिटल ए। और आर्टिकल 2 कैपिटल ए कहता था कि सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना दिया जाए। एसोसिएट स्टेट क्यों बना दिया जाए, उसको एक नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया क्यों नहीं बना दिया जाए? इसके 2 रीजंस थे। इसके रीजंस थे कि देयर वर नो मर्जर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिक्किम। तो इंडिया और सिक्किम में किसी भी तरह का कोई मर्जर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, क्योंकि चोग्याल वंश इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था। वो अदर कंट्रीज़ की मदद चाह रहा था कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया का जो सिक्किम में इंटरवेंशन है, जो इंटरफेरेंस है, उसको ख़त्म किया जा सके और दोबारा इसको एक हेरिडेटरी मोनार्क बना दिया जाए। तो वो इस प्रोसेस में कंटिन्यू कर रहा था, तो इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई मर्जर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि सिक्किम को हम एक एक्वायर्ड टेरिटरी के फॉर्मेट में रख सकते थे, एसोसिएट स्टेट ही क्यों। तो यहाँ पर अब हम आर्टिकल 1 की बात अगर रिकॉल करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी हुआ था। तो पौंडीचेरी को हमने एक्वायर्ड स्टेट के फॉर्मेट में 8 साल तक एडमिनिस्टर किया।
और 8 साल तक एडमिनिस्टर करने का बेसिस जो था वो वहाँ की जो फ्रेंच कंपनी थी उसका और इंडिया का जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था गवर्नेंस से रिलेटेड, वो इसका एक मेन बेसिस रहा। लेकिन सिक्किम का केस जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह का भी कोई मर्जर एग्रीमेंट या फिर किसी भी तरह की कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है, तो इसको एक्वायर्ड टेरिटरी के फॉर्मेट में भी नहीं देखा जा सकता। तो इसको आर्टिकल 2 कैपिटल ए जोड़ के एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। उसी साल 36वां संविधान संशोधन किया गया, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता था कि आर्टिकल 2 कैपिटल ए को डिलीट कर दिया जाए और सिक्किम को एक नॉर्मल स्टेट बना दिया जाए। तो अगर ऐसा पॉसिबल था कि आर्टिकल 2A ना होते हुए भी सिक्किम एक नॉर्मल स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बन जाए, तो हमने आर्टिकल 2A इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? सो बेसिकली आर्टिकल 2A इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था कि अभी के लिए जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1974 का, उसमें ये था कि अभी के लिए इसको एक एसोसिएट स्टेट बना दिया जाए और फर्दर हम इस प्रोसेस में काम करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि हम कोशिश करते रहेंगे कि भारत का एक नॉर्मल स्टेट सिक्किम को बना दिया जाए। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था कि जो चोग्याल वंश था वो अपनी पीक प्रैक्टिसेस कर रहा था कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को या भारत के इंटरवेंशन को ख़त्म किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने या जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने इस चीज़ का मौका चोग्याल वंश को नहीं दिया और 36वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बेसिस रहा वो बेसिस था कि सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि एक पब्लिक वोटिंग का प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी इशू को लेके जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पर एक वोटिंग करवाई जाए और उस वोटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। तो रेफरेंडम करवाया गया। तो रेफरेंडम का नतीजा ये निकला कि मेजॉरिटी ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन जो थी उन्होंने ये कहा कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पर काम करना है, हमें किसी भी तरह का मोनार्कियल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो इस बेसिस पे आर्टिकल 2 कैपिटल ए डिलीट कर दिया गया और सिक्किम को एक नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया। दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 2। Thank you very much. Please like it, share it and subscribe it and press the bell icon for upcoming updates. Thank you.